स्टूडेंट्स, यह वीडियो शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य विषय का MCQ पैटर्न पर आधारित है। यह संपूर्ण किताब का निचोड़ है। इसमें किसी भी क्वेश्चन के 4 विकल्प न होकर वन लाइनर है। एक ही लाइन में कई क्वेश्चन अंतर्निहित हैं, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक कई बार देखें, कंठस्थ करें तथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड एवं ग्रुप में भेजें। इसी क्रम में SRBP यूट्यूब चैनल में मिलेंगे अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के टॉपिक के वीडियो के साथ। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी या टेक्नोलॉजी को संक्षेप में ICT कहते हैं। ICT क्यों कहते हैं? ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लैटिन भाषा का एक शब्द है कम्युनिस। क्या शब्द है? कम्युनिस शब्द से हुई है। किसकी? संप्रेषण। जो संप्रेषण हमारा शब्द है कहाँ से आया? ये हमारा लैटिन भाषा का एक वर्ड है कम्युनिस, वहां से हमारा निकल करके आया संप्रेषण, ठीक है। बात क्लियर हुई। संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश भेजने वाले को प्रेषक कहते हैं। प्रेषक मतलब संदेश भेजने वाला। क्लास में आप लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत कुछ लेकर के जाने वाले हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में, कहाँ? संप्रेषण की प्रक्रिया में जो संदेश भेजने वाला होता है उसको प्रेषक कहते हैं। भेजने वाला मतलब प्रेषक, ठीक है। अब देखिए, प्रेषक हो गया, ग्राही मतलब प्राप्तकर्ता, और संदेश, ये सभी संप्रेषक के अवयव हैं। किसके? संप्रेषक के। क्वेश्चन आ जाएगा संप्रेषक के अवयव हैं प्रेषक, ग्राही, संदेश, ये सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर क्वेश्चन दे देगा कि इसमें से क्वेश्चन ये आ जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में इसमें से संप्रेषक का अवयव कौन सा नहीं है। 3 ये दे देगा, एक अलग दे देगा। जो गलत होगा वो आपको चूज करना होगा। अगर आपको ये पता होंगे तो फिर आप इनको समझ लेंगे कि ये तो है ही, जो एक नहीं है, जो ऑड है, उसको आप अलग कर देंगे, है ना। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ICT का पूरा रूप क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर। ICT का जो पूरा रूप है, जो इसका पूरा नाम है, वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। I फॉर इंफॉर्मेशन होता है, C फॉर कम्युनिकेशन होता है, T फॉर टेक्नोलॉजी होता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी जीवन में ज्ञान के व्यवस्थित प्रयोग करने की विधि, यानी कि ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से प्रयोग करने का जो मेथड है, जो विधि है, उसी को हम तकनीकी कहते हैं, ठीक है। तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोगात्मक लक्ष्यों में प्रयोग है। ये बात आपके ब्लूमर जैकोटा कहते हैं। किसने कही ये बात? तकनीकी जो है वह वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोगात्मक लक्ष्यों में प्रयोग है। ये बात आपके ब्लूमर जैकोटा कहते हैं। कौन कहते हैं? ब्लूमर जैकोटा ये बात कहते हैं। शैक्षिक तकनीकी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। जो हमारा शब्द है शैक्षिक तकनीकी, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। वो 2 शब्द कौन कौन है? शिक्षा और तकनीकी। 2 शब्द कौन कौन है? शिक्षा और तकनीकी। आगे बात करते हैं। तकनीकी विज्ञान में कला का प्रयोग है। ये बात आपके ऑफिस कहते हैं। जो छोटी छोटी परिभाषाएं होती हैं ये बड़ी खतरनाक होती हैं, इनको तुरंत याद कर लीजिए, या फिर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तकनीकी जो है वह विज्ञान में कला का उपयोग है। ये बात आपके ऑफिस कहते हैं। कौन कहते हैं? ऑफिस कहते हैं। शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन्स ब्रायन मोर ने 1967 में किया था। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए? शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन्स ब्रायन मोर ने किया था। शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? 1967 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? जॉन्स ब्रायन मोर के द्वारा किया गया। शैक्षिक तकनीकी का शिक्षण मशीन के रूप में प्रयोग सर्वप्रथम सिडनी एल प्रेशे ने किया था। शैक्षिक तकनीकी का शिक्षण मशीन के रूप में प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सिडनी एल प्रेशे ने किया। किसने किया? सिडनी एल प्रेशे ने किया। बहुत ही अहम और बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ करके लाए गए हैं। रॉबर्ट ए कॉक्स मानव सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान की प्रक्रिया का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी है। ये बात कौन कहते हैं? रॉबर्ट ए कॉक्स कहते हैं। रॉबर्ट ए कॉक्स कहते हैं कि मानव जो है वह सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान की प्रक्रिया का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। जैसा कि आपके E.M. बूटर कहते हैं कि ज्ञान के
व्यवहार में विनियोग ही शैक्षिक तकनीकी है। ज्ञान के व्यवहार में विनियोग ही शैक्षिक तकनीकी है। ठीक है, इनको याद कर लीजिए। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कहता है सिल्वरमैन ने, किसने, पॉइंट टू बी नोटेड, किसने कहा है, सिल्वरमैन की बात हो रही है। सिल्वरमैन ने हार्डवेयर का निरपेक्ष तकनीकी कहा है। हार्डवेयर को निरपेक्ष तकनीकी किसने कहा है, सिल्वरमैन ने। किसने कहा है, सिल्वरमैन ने हार्डवेयर को निरपेक्ष तकनीकी कहा है और सॉफ्टवेयर को प्रक्रिया तकनीकी कहा है। जो सिल्वरमैन है, यहाँ भी सिल्वरमैन है। हार्डवेयर को निरपेक्ष तकनीकी कहने वाले कौन है, सिल्वरमैन। सॉफ्टवेयर को प्रक्रिया तकनीकी कहने वाले कौन है, सिल्वरमैन। अनुदेशन तकनीकी का अर्थ है सूचना को प्रभावशाली बनाना। अनुदेशन तकनीकी का अर्थ क्या है, सूचना को प्रभावशाली बनाना। सूचना को प्रभावशाली बनाना अनुदेशन तकनीक का अर्थ है। अनुदेशन तकनीकी में ज्ञानात्मक विकास होता है। अनुदेशन तकनीकी में विकास होता है ज्ञानात्मक। अनुदेशन तकनीकी में विकास होता है ज्ञानात्मक, भावात्मक, या और ऑप्शन दे देगा तो आपको ज्ञानात्मक टिक करके आना है। अनुदेशन तकनीकी को निर्देशन तकनीकी भी कहा जाता है। अनुदेशन तकनीकी का दूसरा नाम है निर्देशन तकनीकी। अनुदेशन तकनीकी का दूसरा नाम क्या है, निर्देशन तकनीकी। अनुदेशन का अर्थ उन क्रियाओं से होता है जो अधिगम में सुविधाएं प्रदान करती हैं। अनुदेशन का अर्थ उन क्रियाओं से होता है जो अधिगम में सुविधाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हो रही है। आई होप कि आपको क्लास बहुत पसंद आ रही होगी। अनुदेशन तकनीकी मशीन तकनीकी पर आधारित है। अनुदेशन तकनीकी किस पर आधारित है, मशीन तकनीकी पर। अनुदेशन जो तकनीकी है वह मशीन तकनीकी पर आधारित है। संप्रेषण प्रारूप के जन्मदाता कौन है, स्मिथ एवं स्मिथ। संप्रेषण प्रारूप के जन्मदाता कौन है, स्मिथ और स्मिथ। जो अनुदेशन तकनीकी है वो हमारी मशीन तकनीक पर आधारित है। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र को अदा, प्रक्रिया, फिर प्रदा, यानी कि इनपुट, फिर प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट। आप कोई चीज डालते हैं, आपने इनपुट किया, फिर वो अंदर जाके उसका प्रोसेस हुआ, फिर उसका आपको आउटपुट मिल रहा है, उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो इसमें वाक्शी सामामोटो ने बांटा है। इसको 3 प्रक्रिया में बांटने वाले कौन है, वाक्शी सामामोटो। नाम देखिए क्या है, वाक्शी सामामोटो। शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र को पहले आदा, फिर प्रक्रिया, फिर प्रदा, यानी कि प्रदा, यानी कि पहले आपने इनपुट किया, फिर उसका प्रोसेस हुआ, फिर आपको उसका आउटपुट मिला, रिजल्ट मिला। ये जो 3 प्रोसेस में किसने व्यक्त किया है, वाक्शी सामामोटो ने बांटा है। ये आगे बात करते हैं। देखिए, विज्ञान शैक्षिक तकनीकी का आधारभूत विषय है। जो विज्ञान है वह क्या है, शैक्षिक तकनीकी का आधारभूत विषय है। क्वेश्चन लिख करके आएगा, शैक्षिक तकनीकी का आधारभूत विषय है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या हिंदी, अंग्रेजी, तो आप क्या लगाएंगे, विज्ञान लगा करके आएंगे। ठीक है। शैक्षिक तकनीकी में व्यावहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है। शैक्षिक तकनीकी में व्यावहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है। शैक्षिक तकनीकी में किसको महत्व दिया जाता है, व्यावहारिक पक्ष को। किसको, व्यावहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है। शैक्षिक तकनीकी निरंतर विकासशील विषय है। शैक्षिक तकनीकी कैसा विषय है, निरंतर विकासशील। कैसा, निरंतर विकासशील विषय है। शैक्षिक तकनीकी को 3 प्रमुख उपागमों में वर्गीकृत करने वाले लुम्सडेन हैं। शैक्षिक तकनीकी को 3 प्रमुख उपागमों में बांटने वाले, वर्गीकृत करने वाले कौन है, लुम्सडेन। कौन है, लुम्सडेन। शैक्षिक तकनीकी को 3 प्रमुख उपागमों में वर्गीकृत करने वाले लुम्सडेन हैं। आगे देखिए, कठोर शिल्प उपागम या शैक्षिक तकनीकी प्रथम कौन है। इन्होंने 3 जो रूपों में बांटा, आप देखिए यहाँ पे शैक्षिक तकनीक को 3 प्रमुख उपागमों में बांटा। किसने बांटा, लुम्सडेन ने। वो 3 उपागम कौन कौन से थे, एक तो था कठोर शिल्प उपागम, जिसका दूसरा नाम शैक्षिक तकनीकी प्रथम। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है कि कठोर शिल्प उपागम का दूसरा नाम क्या है, तो आप लगाएंगे शैक्षिक तकनीकी प्रथम। अगर क्वेश्चन आता है कि शैक्षिक तकनीकी प्रथम का दूसरा नाम क्या है, तो आप लिखेंगे कठोर शिल्प उपागम। बांटा किसने, लुम्सडेन ने। 3 पहला हो गया। दूसरा क्या बांटा इन्होंने, कोमल शिल्प उपागम। कोमल शिल्प उपागम का दूसरा नाम क्या है, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय। क्या है, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय। प्रणाली उपागम का दूसरा नाम क्या है, शैक्षिक तकनीकी तृतीय। शैक्षिक तकनीकी तृतीय को कहा गया है, क्या कहा गया है, प्रणाली उपागम। इनको ये जो यहाँ पे डिवाइडेशन हुआ, कौन किसने किया, ये लुम्सडेन ने किया। किसने किया, लुम्सडेन ने किया। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन नोट्स, आप तुरंत इनको नोट कर लीजिए। शिक्षण का मुख्य तत्व पाठ्य वस्तु और संप्रेषण है।
शिक्षण का मुख्य तत्व क्या है? शिक्षण का मुख्य तत्व पाठ्यवस्तु और संप्रेषण है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन लॉरेंस और डेविस ने किया था। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? लॉरेंस व डेविस। कौन थे? लॉरेंस व डेविस। टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप, कंप्यूटर आदि सभी हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत आते हैं। टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप, कंप्यूटर आदि सभी हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत आते हैं। ई अधिगम का उपयोग ऑनलाइन शिक्षा, दूरवर्ती शिक्षा तथा मुक्त शिक्षा व दूरवर्ती शिक्षा में किया जाता है। ई अधिगम का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑनलाइन शिक्षा में, दूरवर्ती शिक्षा में तथा मुक्त शिक्षा और दूरवर्ती शिक्षा में ई अधिगम का उपयोग किया जाता है। इसमें से आपको 3 ऑप्शन दे देगा, एक दूसरा दे देगा, पर कहेगा किसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज करते हैं, इनको बहुत डीपली पढ़ना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वन लाइनर की पीडीएफ तैयार की गई है। इंटरनेट प्रणाली और मोबाइल संचार माध्यम, ये सभी ई अधिगम के साधन हैं। ई अधिगम के साधन कौन कौन है? आपका इंटरनेट हो गया, आपका नेटवर्क हो गया, मोबाइल हो गया, है ना। ये सभी संचार माध्यम जो हैं, ये सभी क्या हैं? ई अधिगम, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के साधन हैं। आई के डेविस ने, पहले तो नाम देखिए क्या है? आई के डेविस। क्या क्या इन्होंने शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है। शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया मानने वाले कौन हैं? आई के डेविस। शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया किसने माना है? आई के डेविस ने माना है। किसने माना है? आई के डेविस ने माना है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन के 4 सोपान बताए गए हैं, या 4 सोपान होते हैं। शिक्षण अधिगम प्रबंधन के 4 सोपान होते हैं। कितने? 4। शिक्षण अधिगम प्रबंधन के 4 सोपान होते हैं। कितने? 4। ठीक है, अब देखिए मेगर ने, नाम देखिए, पहले नाम नोट कीजिए। मेगर ने उद्देश्यों को व्यावहारिक शब्दावली में लिखने के लिए ब्लूम की टैक्सोनॉमी को आधार बनाया है। मेगर ने उद्देश्यों को, किसको? उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए, किसके लिए? व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए क्या किया? ब्लूम की टैक्सोनॉमी को आधार बनाया। किसने बनाया? मेगर ने बनाया। किसको? ब्लूम की टैक्सोनॉमी को। किसके लिए? उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए। बात क्लियर? ठीक है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसका सिद्धांत बताया गया है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत बताया गया है। नेक्स्ट वन देखिए, प्रशिक्षण मनोविज्ञान, प्रणाली उपागम तथा कठोर शिल्प उपागम, ये सभी अनुदेशन प्रारूप तकनीकी के प्रकार हैं। अनुदेशन प्रारूप तकनीकी के प्रकार हैं कौन कौन? जैसे प्रशिक्षण मनोविज्ञान हो गया, प्रणाली उपागम हो गया, कठोर शिल्प उपागम हो गया। ये सभी अनुदेशन प्रारूप तकनीकी क्या हैं? प्रकार हैं। प्रारूप का मुख्य केंद्र बिंदु मूल्यांकन है। प्रारूप का मुख्य केंद्र बिंदु किसको कहा गया है? मापन, मूल्यांकन, उद्देश्य, ये सभी। तो क्या लगाएंगे आप? मूल्यांकन लगा करके आएंगे। प्रारूप का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? मूल्यांकन है। प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप के प्रवर्तक ग्लेसर हैं। नोट कीजिए, प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप के प्रवर्तक कौन है? ग्लेसर। प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप के प्रवर्तक कौन है? ग्लेसर हैं। आगे बढ़ते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि सर ने ऑब्जेक्टिव नहीं कराया, ऑब्जेक्टिव बेहतर है। प्यारे दोस्तों, मेरी बात को सुनिए, आप खुद देख पा रहे होंगे ये ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आप लोग लाइक और सपोर्ट करेंगे और कमेंट्स में बताएंगे ये क्लास कैसे रही, तो फिर इस तरीके की आगे क्लासेस में और कराऊंगा, और इसी वन लाइनर में हम ईवीएस भी करा देंगे। ठीक है, अगर आप सपोर्ट में आपका देखूंगा कि कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बेहतर है या वन लाइनर बेहतर है। ये इस पीडीएफ को आज मैं पहली बार इस तरीके से प्रोवाइड करा रहा हूँ, वरना सेकंड ईयर को तो कराता ही हूँ, कानपुर यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर को, और पूरी किताब का निचोड़ उनको पढ़ाया है, आपको भी पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, आपकी राय लास्ट में आप दे करके जाएंगे। प्रणाली उपागम के प्रवर्तक कैनिथ एवं डेरिक अनविन है। कौन है? प्रणाली उपागम के प्रवर्तक कैनिथ और डेरिक अनविन हैं। शैक्षिक तकनीकी में शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक केंद्रित होती है। पॉइंट टू बी नोटेड। किसमें शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक केंद्रित होती है? शैक्षिक तकनीकी में जो टीचिंग प्रोसेस होता है वह शिक्षक केंद्रित होता है, उसमें टीचर को सेंटर में रख करके काम किया जाता है। ठीक है,
व्यवहार तकनीकी का प्रमुख लक्षण अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है। किसका प्रमुख लक्षण अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है? व्यवहार तकनीकी का। व्यवहार, अब जैसे क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से किसका प्रमुख लक्षण अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है? व्यवहार तकनीकी का, शैक्षिक तकनीकी का, इन दोनों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप क्या लगा कर आएंगे? व्यवहार तकनीकी का। अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग अधिगम साधन के रूप में होता है। अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो अधिगम साधन के रूप में होता है। कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ होता है कि आपको हार्डवेयर का ज्ञान होना चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना चाहिए। आप कंप्यूटर की शिक्षा ले रहे हैं तो कंप्यूटर की शिक्षा का मतलब क्या है? हार्डवेयर का ज्ञान और सॉफ्टवेयर का ज्ञान। फ्लेंडर की बात करते हैं। फ्लेंडर से रिलेटेड कई क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी क्वेश्चंस फ्लेंडर से रिलेटेड आ जाते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उनको मेन पॉइंट्स हमने निकाले हैं। फ्लेंडर ने शिक्षण को अंतः प्रक्रिया माना है। किसने शिक्षण को अंतः प्रक्रिया माना है? तो वो आपके फ्लेंडर हैं। कौन है? फ्लेंडर हैं। अंतः क्रिया विश्लेषण प्रणाली नेड ए फ्लेंडर की देन है। जो अंतः क्रिया विश्लेषण प्रणाली है वह नेड ए फ्लेंडर की देन है। चाहे नेड ए फ्लेंडर लिखा हो या खाली फ्लेंडर लिखा हो, यू विल टेक ऑन दिस। ठीक है, तो अंतः क्रिया विश्लेषण प्रणाली की देन किसकी है? नेड ए फ्लेंडर की है। फ्लेंडर ने संपूर्ण कक्षा कक्ष अंतः क्रिया को 10 वर्गों में विभाजित किया हुआ है। फ्लेंडर ने संपूर्ण कक्षा कक्ष अंतः क्रिया को 10 वर्गों में विभक्त किया हुआ है। शिक्षक के कक्षा में शाब्दिक व्यवहार के अध्ययन एवं मूल्यांकन में फ्लेंडर की पद्धति सहायक है। शिक्षक के कक्षा में शाब्दिक व्यवहार के अध्ययन और मूल्यांकन में जो फ्लेंडर की पद्धति है वो हेल्पफुल है, सहायक है। अंकन प्रक्रिया व अंकन अभिवन प्रक्रिया अंतः क्रिया विश्लेषण की प्रक्रियाएं हैं। अंकन प्रक्रिया और अंकन अभिवन प्रक्रिया ये दोनों ही अंतः क्रिया विश्लेषण की प्रक्रियाएं मानी जाती हैं। फ्लेंडर्स विश्लेषण पद्धति में संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार को शिक्षक कथन, शिक्षार्थी कथन एवं मौन या विभ्रांति में विभक्त किया गया। फ्लेंडर्स विश्लेषण पद्धति में जो संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार है उसको शिक्षक कथन, शिक्षार्थी कथन और मौन या विभ्रांति में विभक्त किया गया है। ये इसमें इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, शिक्षक कथन, शिक्षार्थी कथन और मौन या विभ्रांति। ठीक है, इसमें से 3 ये हो गए, एक अलग दे देगा और फिर आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन, तो ठीक से पढ़िए। केवल संख्यात्मक प्रविष्टि पर ध्यान देना फ्लेंडर विधि की एक सीमा है। फ्लेंडर विधि की एक सीमा है डैश। 4 ऑप्शन होंगे। केवल संख्यात्मक प्रविष्टि पर ध्यान देना, केवल मूल्यांकन प्रविष्टि पर ध्यान देना, केवल मापन प्रविष्टि पर ध्यान देना। तो आप लगाएंगे केवल संख्यात्मक प्रविष्टि पर ध्यान देना फ्लेंडर विधि की एक सीमा है। शिक्षण क्रियाओं की व्याख्या के 3 पक्ष हैं। शिक्षण क्रियाओं की व्याख्या के कितने पक्ष बताए गए हैं? 3। कितने बताए गए हैं? 3। अब देखिए यहाँ पे क्रो एंड क्रो कुछ कह रहे हैं। क्रो एंड क्रो कह रहे हैं सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अंजन है। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा कि सीखना जो है वह आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अंजन है। अब देखिए, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ 23 जुलाई 1927 को हुआ। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? 23 जुलाई 1927 को। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? 23 जुलाई 1957 को। 1957 में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी किया गया। कब रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी किया गया? 1957 में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी किया गया। भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र दिल्ली में बना। भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ बना? दिल्ली में। स्लाइड प्रोजेक्टर एक यंत्र है। स्लाइड प्रोजेक्टर क्या है? एक यंत्र है जिससे फिल्म स्लाइड पर अंकित चित्र को पर्दे पर देखा जा सकता है। स्लाइड प्रोजेक्टर के बल्ब का प्रकाश दूधिया रंग का होता है। स्लाइड प्रोजेक्टर के बल्ब का जो प्रकाश है वो किस रंग का होता है? दूधिया रंग का होता है। सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार का साधन टेलीविजन है। कौन है? टेलीविजन। सबसे अधिक इफेक्टिव जनसंचार का जो साधन है वो टेलीविजन है। कौन है? टेलीविजन है। देखिए, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री ये सभी शिक्षण सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन? श्रव्य सामग्री जिससे हम सिर्फ सुन सकते हैं, दृश्य सामग्री जिसमें हम देख सकते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री ये सभी शिक्षण सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार हैं। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षण को रोचक बनाने में, भाई
एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय रखने में और शिक्षण कौशलों का विकास करने में किया जाता है। पॉइंट कह रहा है कि श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग, किसका उपयोग? श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, ऐसी चीज जिसमें हम बच्चों को दिखा भी पा रहे हैं और सुना भी पा रहे हैं, बच्चे सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं। इससे क्या होता है, ये हम क्यों करते हैं ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्यों लेके जाते हैं? ताकि जो हमारी टीचिंग है वो रोचक बने और एक से अधिक इंद्रियों का बालक यूज करे। जब हम एक से अधिक इंद्रियों का यूज करते हैं किसी काम में तो वो काम हमारा बहुत ही बेहतर होता है। अगर आप किसी भी कहानी को सुन रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, तो हो सकता है आप उसको जल्दी भूल जाएं, लेकिन जब आप उसी कहानी को सामने देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो फिर वो हमारे माइंड में एकदम बैठ जाती है। जैसे अगर आप 2.5 घंटे कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें आप कान का भी यूज कर रहे हैं, आंखों का भी यूज कर रहे हैं, यानी कि आप दृश्य श्रव्य दोनों सामग्री का यूज हो रहा है यहाँ पे, तो वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है ना। और सालों पहले देखी गई मूवी का डायलॉग हमें काफी दिनों तक याद रहता है, हम उसको भूलते नहीं है। हमेशा हमेशा के लिए वो पूरी मूवी 2.5 घंटे की हमारे दिमाग में छप जाती है ना। तथा शिक्षण कौशल का विकास करना, क्योंकि वहां पे हम एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। वर्ष 1900 में फोटोस्टेट का आविष्कार हुआ। फोटोस्टेट का आविष्कार 1900 में हुआ। किसने किया? फ्रांस के प्रोफेसर ग्राफिन द्वारा किया गया था। किसने किया? फ्रांस के प्रोफेसर ग्राफिन के द्वारा किया गया। आप देखिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, सूचना विज्ञान शब्द का प्रतिपादन यूएसए में हुआ था। सूचना विज्ञान शब्द का प्रतिपादन कहाँ हुआ? यूएसए में हुआ। का प्रतिपादन यूएसए में हुआ था। www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर का नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर के नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? रे टॉमलिंसन। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम वर्नर्स ली हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम वर्नर्स ली। आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं इंटरनेट पर विश्व का प्रथम उपन्यास का नाम क्या है? राइडिंग द बुलेट। इंटरनेट पर विश्व का प्रथम उपन्यास का नाम राइडिंग द बुलेट है। HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। गूगल, याहू, MSN और रेडिफ, ये सभी इंटरनेट सर्च इंजन हैं। क्या है? सर्च इंजन। आपका गूगल हो, याहू हो, MSN हो, रेडिफ हो, ये सभी इंटरनेट के सर्च इंजन हैं। इंटरनेट के जन्मदाता विंटन जी सिर्फ हैं। विंटन जी सर्फ हैं। ईमेल का पूरा रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। प्यारे